आज तक स्टोरीज के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, इससे पहले आप इस कहानी की 104 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 105 मुलाहिज़ा फरमाए। खुद को हमारे हवाले कर दो, बस यही एक सूरत उसे बचा सकेगी, वरना उसके साथ जो कुछ हो सकता है उसके बारे में सोचना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। तुम्हारे साथ वीरा भी होगी, अकेले आए तो अंजाम के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ओवर। वीरा ने कार ड्राइव करते हुए ऑपरेटर्स मेरे हाथ से छीन लिया और भराई हुई आवाज में कहने लगी, तुमने कोई कमीनगी की तो मेरे हाथों से बच नहीं सकोगे। तुम्हारी जिसारतें बढ़ती जा रही हैं, मुझे जल्द अज जल्द तुम्हारा सद्देबाब करना होगा। ओवर। मेरी बारी बहुत बाद में आएगी वीरा बेबी। दाऊद की आवाज मज़हकाना थी। एलन ब्रेज अपने 6 साथियों को लेकर खुली इजाजत के साथ सिरे गया हुआ है। उसके मिजाज से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। वो तो खुले बंदो तुम्हारी हमनशीनी के किस्से भी कहता फिरता है। मुझे बस उसकी वापसी का इंतजार है, वो किसी भी में आ सकता है, लेकिन तुम दोनों के लिए मैं वक्त मुकर्रर कर रहा हूँ। रात 10 बजे तुम दोनों ने हत्या होकर टावर हिल ट्यूब स्टेशन के बाहर पड़ी हुई जो भी बेंचों पर ना पहुंचे तो फिर मैं दूसरे जरा इख्तियार करूंगा और किसी को मुझसे शिकायत करने का हक नहीं रहेगा। ओवर। मैंने ऑपरेटर्स वीरा से वापस ले लिया और बेतबाना अंदाज में उसकी साख्त का चाय लेने लगा। इसे बर्बाद न कर देना, वीरा ने मेरे तेवर देखते हुए कहा। इन लोगों से राब्ते का यही एक जरिया रह गया है जो कदरे महफूज है, वरना हमें सामने आना पड़ जाएगा। देखती रहो, मैंने हैजान अमेज लहजे में कहा। मुझे यकीन है कि हिसास डिक्टाफोन इसी में पुशीदा है। इससे निजात हासिल करके मैं तुम्हें अपना प्रोग्राम बताऊंगा। तुम वाकई बहुत खबीस उठैनी। ऑपरेटर्स पर दाऊद की आवाज उभरी। मुझे एतराफ है कि तुम चैलेंज जीत गए। बहुत सुअर दिमाग पाया है तुमने। ओवर। शट अप। मैंने दांत पीसते हुए ऑपरेटर साफ कर दिया। गाड़ी में छोटे मुंह वाला स्क्रू ड्राइव मौजूद नहीं था, लिहाजा मैंने वीरा का वैनिटी बैग उलटकर उसके सामान में से नाखूनों को रगड़ने वाला फाइल निकालकर बाकी सामान दोबारा बैग में डाल दिया और चंद मिनट में ऑपरेटर्स का अकबी कवर अलहदा हो चुका था। बिजली से दोबारा चार्ज होने वाली नन्ही नन्ही मगर ताकतवर बैटरियों के करीब प्लास्टिक के ढांचे में आम सिगरेट में लगे हुए फिल्टर के साइज का एक छोटा सा पुर्जा बकिया सर्किट से अलग ही नजर आ रहा था। मैंने नेल फाइल की मदद से उसे बाहर निकाला तो वो काफी वजनी साबित हुआ, जैसे ठोस लोहे से बनाया गया हो। अगले सिरे पर माइक्रोफोन की तरह बहुत ही सास स्याह जाली लगी हुई थी। मैंने उसे चुटकी में दबाकर वीरा को दिखाया, फिर उसे दहानी के करीब लाकर बोला, आखिरी बार अपने नन्हे से डिक्टाफोन पर मेरी आवाज सुन लो दाऊद। तुम्हारी मक्कारी का यह शाकार अब सड़क पर जा रहा है। अपना फिक्रा मुकम्मल करके मैंने डिक्टाफोन खिड़की से बाहर फेंक दिया और खुद इत्मीनान के साथ ऑपरेटर्स का कवर लगाने में मसरूफ हो गया। उस वक्त मेरा ज़हन मुसलसल खजाला में उलझा हुआ था। ओ खुदा, वीरा थकी हुई आवाज में कह रही थी, तुम यकीन करो डैनी कि मैं बिल्कुल बेकसूर हूं। मुझे ऑपरेटर्स पर जरा भी शुबा नहीं था। मैं बेखबरी में उसे लिए फिरती रही हूँ। तुम बच गई। अगर फोन पर मुझे ट्यूडर होटल का पता बताते हुए ऑपरेटर्स तुम्हारे करीब होता तो सुबह मेरे पहुंचने से कबल वो लोग तुम्हें बेबस करके ले गए होते। मगर अफसोस इस बात का है कि हम बेखबरी में गजाला के खिलाफ अपने दुश्मनों के मुखबर बन गए। न जाने वो बेचारी अब कहाँ और किस हाल में होगी। वो आसानी के साथ उनके काबू में नहीं आएगी। वीरा पूरे एतमाद लहजे में बोली। 2 खून करने के बाद वो बहुत बदल चुकी होगी। उसे अपने साय पर भी एतबार नहीं रहा होगा। एलन ब्रेज बहुत दरिंदा सिफ्त और अय्याश आदमी है, लेकिन गजाला उसे नाकों चने चबवा देगी। मेरा तो ख्याल है कि अब हमें सिरे का इरादा तर्क कर देना चाहिए। वहां जो होना था हो चुका होगा। दाऊद को इल्म है कि हम उसी तरफ जा रहे हैं। ऐसा न हो कि वो जलाकर हमें घेरने की कोशिश कर डाले। मौजूदा हालात में हमारा ये सफर बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन हम सफर जारी रखेंगे। मैंने कहा, मैं सुबह तक अखबारात का इंतजार नहीं कर सकता। अगर वहां कुछ होने वाला था तो हमें अपनी आंखों से नताइज का मुशाहिदा करना चाहिए, ताकि दाऊद की 10 बजे वाली धमकी के बारे में कोई मुअस्सर फैसला किया जा सके। मैं गजाला को यूं बेजारों मददगार नहीं छोड़ सकता। सुल्तान शाह पूरे रास्ते मुनासिब फासले से हमारे पीछे लगा हुआ था। वीरा ने भी अकब नुमाइने में उसकी कार की रोशन बत्तियों का ख्याल रखते हुए भीड़ भाड़ वाले मकामात पर अपनी कार की रफ्तार सुस्त रखी थी कि सुल्तान शाह को उसका पीछा करने में कोई दुश्वारी न हो। तो अपनी जगह उन तब्दीलियों से कती बेखबर था जो सफर के दौरान मरून माह हो चुकी थी, जिनमें सबसे बड़ा खदशा गजाला की असीरी का था। उसके बाद दाऊद के आदमियों से हमारी किसी तसादम के इम्कान की बारी आती थी। उसको शादा लेकिन वीरान और तारीख सड़क के दोनों तरफ मकानात एक दूसरे से काफी फासले पर बने हुए थे। दरमियानी जगहों पर कहीं घास और कहीं क्यारियां नजर आ रही थी और कहीं संगलास जमीन जो उस इलाके के कुदरती हुस्न को 4 चांद लगा रही थी। मकान सड़क से खासे दूर हटकर बनाए गए थे। बज़ाहिर ऐसा मालूम होता था जैसे वो सब कई कई एकड़ के किताते अराजी पर मौजूद हों, जिनका बेशतर हिस्सा खाली छोड़कर जमीन के तकरीबन वस्त में मकानात बनाए गए हों। बहुत बड़े मोड़ की सूरत में घूमती हुई उस सड़क पर तेज रफ्तारी के साथ हमारा सफर जारी था कि अचानक पूरी जमीन एक धमाके के साथ लरज उठी। धमाके के नतीजे में वीरा की कार आंधी की जद में आते हुए
किसी हकीर तिनके की तरह यूं टकमकाई जैसे किसी देव पैकर इफरीत ने उसे झंझोड़ कर रख दिया। अगर वो तेजी के साथ कार की रफ्तार कम न करती तो यकीनी तौर पर कार सड़क से उतरकर किसी चीज से टकरा गई होती। न जाने आज क्या होने वाला है। वीरा कार को दोबारा सही समत में डालते हुए बड़बड़ाई, हम अब जैकब के मकान के बहुत करीब आ चुके हैं। मुझे डर है कि ये धमाका वहीं ना हुआ हो। दाऊद के आदमी मायूसी के आलम में कोई भी कदम उठा सकते हैं। मैंने कहा, अगर यह धमाका वहीं हुआ है तो मुझे एक बात की खुशी है कि खेल अभी तक जारी है। दाऊद के आदमी गजाला पर आसानी के साथ हाथ न डाल सकेंगे, लेकिन इस धमाके के बाद वहां क्या रह गया होगा। मैंने मायूसाना लहजे में कहा, यह तो बिल्कुल आखिरी कार्रवाई मालूम होती है। यह हो सकता है कि यह धमाका गजाला नहीं किया हो। वीरा चंद सानियों की खामोशी के बाद पुरख्याल लहजे में बोली, क्यों बहला रही हो? मैंने तल्ख लहजे में कहा, वो अपनी जान बचाती फिर रही है, उसे बारूद कहां से मिल सकेगा? जैकब एक जमाने में आयरिश रिपब्लिक आर्मी का सरगर्म रुकन था और बारूदी अशिया में महारत की वजह से वो दहशत गर्दी से मुतलका एक शोबे का सरबराह भी था। हो सकता है कि उसी ने कोई बंदोबस्त किया। उसे इल्हाम तो नहीं हो सकता था कि एलन ब्रेज अपने 6 आदमियों के साथ उस पर चढ़ दौड़ेगा। ये तुम इसलिए कह रहे हो कि तफसीलात से बेखबर हो। मैंने उसे बता दिया था कि गजाला के बारे में कोई गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगी। हो सकता है कि काउंट्री के वाक़े के बाद जैकब ने सूरत हाल की संगीनी को भांप कर सिरे में गजाला को उस तरह मुसल्ला किया हो कि वह हर हाल में अपना दिफा कर सके। तुम्हारी बातें मेरे लिए नाकाबिले फहम है। इस वक्त शायद तुम्हारा जहन काम नहीं कर रहा। वो नरम लहजे में बोली, जरा सा गौर करो तो ये बात समझ में आ सकती है कि एक बेबस लड़की पर चढ़ाई करने वाले 7 सुरमाओं ने जोर बाजू के अलावा सिर्फ अपने खुदकार असलहे पर ही एतमाद किया होगा, क्योंकि उनकी मुहिम बहुत मामूली थी। उन्हें बारूद के ढेर और बम साथ लाने की कोई जरूरत नहीं थी। खैर, जो कुछ भी है अभी सामने आ जाएगा। मैंने धड़कते हुए दिल के साथ कहा, वो मकान अब कितनी दूर है? बस अगले मोड़ के बाद नजर आने लगा था और चंद मिनट के बोझल और असाब शिकन सकूत के बाद बिलाखिर वीरा के हल्क से तखय्युर आमेज आवाज आजाद होगी, क्योंकि मोड़ घूमने के बाद दूर बाएं तरफ फिजा में गुबार और धुएं के बादलों में शोले भड़कते हुए नजर आ रहे थे। यही जैकब का मकान हो सकता है। वीरा इस तरारी लहजे में बोली, मेरे खुदा, वो तो ऐसा मालूम होता है जैसे वो मकान ही धमाके से उड़ गया। हमारे लिए वो सूरत हाल बहुत असाब शिकन और सबर आजमा थी। मतलूबा मकान हमारे सामने था और वहां जो तबाही नाजिल हुई थी वो भी सामने ही थी, लेकिन हम अपने तमाम तजस्सुस और बेचैनी के बावजूद उतर का रुख नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन अतराफ में दाऊद के साथ बदमस्त खोंडों की मौजूदगी हमारे इल्म में थी। अगर तमाम बेहतरीन तकाज़े गजाला के हक में शुमार कर लिए जाते भी तो ये कहना मुश्किल था कि एक धमाके से उन 7 को गिराने में कामयाब हो गई होगी। उनमें से अगर एक भी सही सलामत था तो यकीनी तौर पर किसी जख्मी भेड़िए की तरह किसी आड़ में शिकार का मुंतजिर रहा होगा। दाऊद ने वीरा से जिस अंदाज में एलन ब्रेज का जिक्र किया था उसमें कभी इम्कान था कि उसके साथी भी वीरा को बखूबी पहचानते रहे होंगे, जबकि हम उस वक्त कोई नया खतरा मोल देने के लिए तैयार नहीं थे। धमाके के बाद कुर्ब जवार से लोग चाय वारदात पर पहुंचना शुरू हो गए थे। सड़क के किनारे कई गाड़ियां खड़ी हुई नजर आ रही थी। रुके बगैर आगे बढ़ती रहो। कार की रफ्तार सुस्त पड़ते ही मैंने वीरा को मशवरा दिया और उसने दोबारा रफ्तार बढ़ाना शुरू कर दी। गनीमत है कि यह फैसला तुमने किया। मैं तो ये कहते हुए डर रही थी कि कहीं तुम्हारी खोपड़ी उलट न जाए। वो गहरा सांस लेती हुई बोली, चंद मिनट में हम आग और धुएं में लिपटे हुए जैकब के मकान से आगे निकल गए। अब कहीं गाड़ी रोककर हमें सुल्तान शाह को सूरत हाल से आगाह कर देना चाहिए, वरना वो इस बेमकसद भाग दौड़ से उकता जाएगा। उसके दानिश में हम अभी तक सिर्फ ड्राइविंग ही करते रहे हैं। मैंने कुछ देर के पुरहोल सकूत के बाद जुबान खोली। उस रास्ते पर रुकने में खतरा है। धमाके ने दूर दूर तक लोगों को चौकन्ना कर दिया होगा। किसी की भी निगाह पड़ गई तो पुलिस को इलाके में 2 मुश्तबा गाड़ियों से आगाह कर देगा। उसने सोचते हुए कहा, वैसे सुल्तान को बाखबर करना भी जरूरी है। अगले मोड़ में गाड़ी अकबी रास्ते पर डाल देना। अगले क्रॉसिंग से वीरा ने कार बाएं तरफ एक छोटी सड़क पर मोड़ी और हम यक बयक घने दरख्तों के दरमियान आ गए। उस सड़क पर सफर करके हम गालिबन जैकब के मकान के अक्कम में फैले हुए जंगल के पार निकलकर अपना वापसी का सफर जारी रख सकते थे। फिर वीरा ने अचानक ही सख्ती के साथ ब्रेक लगाए थे और अकब नुमा आईने में देखते हुए इस्तरारी तौर पर बुड़बुड़ाई थी, वो ये कौन दीवाना वार दरमियान में आ गया। मैंने बेख्तियार सर पीछे घुमाया और मेरा दिल उछल कर हल्के में आ गया। सुल्तान शाह की कार के हेडलैम्प की रोशनी में दोनों गाड़ियों के दरमियान पतली सड़क के वस्त में एक कवि हैकल शख्स दोनों बाजू फैलाए खड़ा था और सुल्तान शाह की कार की रफ्तार दम तोड़ रही थी। ठहरो, मैं गाड़ी पीछे लेती हूँ। मुझे नीचे उतरने पर आमादा पाकर वीरा ने तेज आवाज में कहा, हमाकत न करो, गाड़ी सड़क से उतार कर इंजन और बत्तियां बंद कर दो। मैंने सख्ती से कहा। वो समझ रहा है कि हम रुके बगैर आगे निकल गए। हमारी तरफ से मुदाखलत का अंदेशा होते ही वो खतरनाक हो सकता है। ये कहते हुए मैं अपना रिवाल्वर निकालता हुआ गाड़ी से उतर गया और पंजों के बल उस खबीज की तरफ तोड़ लगा दी, जिसका भयानक साया सड़क पर दूर तक किसी अफरीत की तरह फैला हुआ था। वो गालिबन मुसल्ला था और उसके तेवर तो बहरहाल दोस्ताना नहीं मालूम होते थे। उसका रुख सुल्तान शाह की तरफ था और सुल्तान शाह मेरे मुकाबले में अजनबी के अजाइम से ज्यादा बाखबर था।
उसने गाड़ी लहरा कर कच्चे में से आगे गुजारना चाही, लेकिन वो शख्स से झपट कर उधर भी कार के सामने आ गया और सुल्तान शाह को अपनी कार रोक देना पड़ी। उस वक्त तक मैं हेडलैम्प की रोशनी से बचते हुए बेआवाज कदमों से दौड़ता हुआ उसके खासा करीब पहुंच गया था और जरूरत पड़ने पर आसानी उसका निशाना भी ले सकता था। मगर उसी लम्हे वो जस्ट लगाकर सुल्तान शाह के बराबर वाली नशिस्त के दरवाजे पर पहुंचा। सुल्तान शाह उसके असलहे की ललकारती नाल से बेबस होकर दरवाजा गैर मुकफ्फिल कर चुका था, लिहाजा वो दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया। उससे पहले कि वो सुल्तान शाह को रवाना होने पर मजबूर करता, मैं सुल्तान शाह के सर पर पहुंच गया और उन दोनों में से किसी को भी बतौर खास मुखातब किए बगैर हैंड्स अप का नारा बुलंद कर दिया। अंधेरे कैबिन में उस शख्स की आंखें किसी वहशी परिंदे की प्यासी आंखों की तरह चमक रही थी। मेरी आवाज सुनते ही उसने बेदरेग मेरी तरफ फायर झोंक मारा। खट की हल्की सी आवाज के साथ उसके साइलेंसर लगे हुए पिस्तौल के नाल से बारूदी शोला लपका और खुली हुई खिड़की में से निकलकर अंधेरे में तहरीर हो गया। अगर मैंने तेजी के साथ एक तरफ झुककर खुद को न बचाया होता तो खोपड़ी साफ उड़ गई होती। चलो, अजनबी की खौफनाक गुर्राहट मेरे कानों से टकराई। सुल्तान शाह को शायद उस वक्त मुझसे किसी मौइज़े की उम्मीद थी, क्योंकि कार रेंगती हुई आगे बढ़ी थी। मैं अगर चाहता तो उसी लम्हे कार के कम अज कम 2 टायर नकारा करके अजनबी को फरार होने से रोक सकता था, लेकिन मैंने उसका हाल कौमली जामा न पहनाया। लिहाजा भर के लिए उसकी एक झलक देखकर ही मैंने उस पर छाई हुई वहशत और बर्बरियत का अंदाजा लगा लिया था। वो ज़ाहिर जख्मी नजर आ रहा था, क्योंकि उसके चेहरे पर सफाकी के साथ एक कर्ब की परछाइयां भी नजर आ रही थी। ऐन मुमकिन था कि किसी भी नाकामी पर वो चिल्लाकर बेमकसद सुल्तान शाह की कनपट्टी में पिघला हुआ शीशा उतार देता। मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि उसका जैकब के मकान पर होने वाले धमाके से किसी न किसी तरह गहरा ताल्लुक था। यह भी हो सकता था कि उसने धमाके में जख्मी होने के बावजूद औसान बरकरार रखते हुए मेन रोड की तरफ जाने के बजाय अकबी जंगल से निकलकर फरार होने का फैसला किया हो। पीरा की कार की तरफ दौड़ते हुए मैं सोच रहा था कि जैकब के कत्ल के बाद उसके मकान से बस गजाला का ताल्लुक बाकी रह गया था, या दाऊद के जरिए एलन ब्रेज और उसके साथियों का जिक्र आया था, और कभी इम्कान यही था कि बेआवाज पिस्तौल के जोर पर सुल्तान शाह को ले जाने वाला एलन का साथी हो। वो उसे ले गया और तुम मुंह देखते रह गए। वो मुझे आते देखकर दूर ही से बोली। वो बहुत ज्यादा मुश्किल और भड़का हुआ था। जरा सी भी मुजाहमत होती तो खून रेजी पर उतरा था। मेरे पहुंचते पहुंचते वो सुल्तान शाह को पिस्तौल की सत पर ले चुका था। मैंने कार में सवार होते हुए कहा, अब जल्दी चलो, जरूरी नहीं कि वो लंदन ही जाने का इरादा रखता हो। सुल्तान शाह के गुजर जाने के बाद वीरा अपनी स्याह कार का इंजन स्टार्ट कर चुकी थी। मेरा इशारा पाते ही उसने कार तेजी से आगे बढ़ा दी। उसी के साथ अगली कार की मादूम होती अकबी सुर्ख रोशनियां बतदरीज वाज़ेह होने लगी। मैंने उसकी बस एक झलक ही देखी थी। वीरा परजोश लहजे में कह रही थी, मेरा ख्याल है कि वो एलन ब्रेज था और यहाँ से अपने जख्म चाटता वो वापस भागा है। इसका मतलब है कि गजाला भी अब उस मकान में नहीं रही होगी। मैंने बेचैनी से पहलू बदलते हुए कहा, हो सकता है कि वो भी रास्ते की तलाश में जंगल में भटक रही हो। इस वक्त हम उसका इंतजार नहीं कर सकते। एलन को मोहलत दी गई तो वो सुल्तान शाह को मार डालेगा। तुम इसे यहीं जेर कर लेते तो हम गाड़ियां नीचे उतार कर जंगल में छुपा सकते थे। वो मुतासफाना लहजे में बोली। बेसरो समाधि के आलम में एलन के फरार से जाहिर हो रहा है कि इस वक्त सितारे गजाला का साथ दे रहे हैं। वह हर मुश्किल मरले से सुरखरू गुजर रही है। फिलहाल उसे उसके हाल पर छोड़ देना ही मुनासिब होगा। तुम भूल रही हो कि मैं उसे खोने नहीं, तलाश करने के लिए आया हूँ। मैंने तल्ख लहजे में कहा। दाऊद से मेरा पीछा छूट गया और मैं दोबारा आजादाना तौर पर काम करने की पोजीशन में आ गई तो यकीन करो कि यहाँ मेरे इतने वसाइल हैं कि 24 घंटों में गजाला को तलाश कर लिया जाएगा। उसे जैकब के जरिए इशारा जरूर मिल गया होगा कि तुम किसी भी वक्त लंदन पहुंचने वाले हो। वह तुमसे मिले बगैर यह शहर नहीं छोड़ेगी। बात करते हुए उसने धीमी आवाज में कार रेडियो ऑन कर दिया, जिस पर मौसीकी का प्रोग्राम आ रहा था। ये क्या खराफात शुरू कर दी, बंद करो इस लानत को, मैंने चिड़चिड़ लहजे में कहा। मैं मौसीकी नहीं सुन रही, मुझे खुसूसी बुलेटिन का इंतजार है, उसने मेरे लहजे की नकल उतारते हुए कहा। किसी भी लम्हे मकामी रेडियो स्टेशन से धमाके के बारे में खबर नशर की जा सकती है। उस नशरियात से हमें कम अज कम फौरी तौर पर असल सूरत हाल का अंदाजा हो जाएगा। मेरी नाकाम मुदाखला ने एलन को चौकन्ना कर दिया होगा। मैंने सिगरेट सुलगाते हुए इस्तरारी अंदाज में कहा, वो अपने ताकुब के इम्कान पर भी नजर रखेगा। समझ में नहीं आता कि हम सुल्तान शाह के लिए क्या कर सकेंगे। वो बेसाख्ता हंस पड़ी। मुझे बस अगले क्रॉसिंग का इंतजार है। मुझे उम्मीद है कि वो सीधा ही जाएगा और मैं दूसरा रास्ता इख्तियार करके तेज रफ्तारी से दोबारा उसी सड़क पर उससे आगे निकल जाऊंगी। वह अहमक की तरह पीछे घूरता रह जाएगा और हम आगे से उसे बलाक कर लेंगे। मैंने महसूस किया कि वक्त गुजरने के साथ आहिस्ता आहिस्ता उसको खुद एतमादी बहाल होती जा रही थी। अगले क्रॉसिंग पर वही हुआ जिसकी वीरा उम्मीद कर रही थी। सुल्तान शाह की गाड़ी क्रॉसिंग से सीधी निकलते चली गई और वीरा ने रफ्तार बढ़ाते हुए अपनी कार बाएं तरफ घुमाई। वीरा ने मुशाकाना तेज रफ्तारी का मुजाहरा करते हुए चंद मोड़ काटे और फिर उसी सड़क पर कई मील आगे निकल आई जिससे उसने रास्ता काटा था। सड़क पर काफी पीछे बस एक ही कार के हेडलैम्प चमक रहे थे, जो मेरे अंदाजे के मुताबिक सुल्तान शाह की कार के थे। आगे निकल आने के बाद बस एक ही खतरा था कि अगर एलन ने रास्ते में अचानक ही कहीं मुड़ने का फैसला कर लिया तो हमें वापस घूमकर उस तक पहुंचना दुश्वार हो जाता।
उस इम्कान के पेश नजर वीरा ने सड़क के उसी सीधे हिस्से पर कार्रवाई का आगाज करने की नीयत से अपनी गाड़ी की रफ्तार कम करना शुरू कर दी। डैशबोर्ड में प्लास्टिक की गेंद सी पड़ी हुई है, दरमियानी फासला कम रह जाए तो 2 गेंदें पीछे सड़क पर उछाल देना, उसके बाद काम आसान हो जाएगा। वीरा ने पुरस्कून लहजे में कहा, उन गेंदों में क्या है? मैंने तारीख डैशबोर्ड में टटोलते हुए सवाल किया। यह दर हकीकत गैस बम है जो जरा सी जरब लगने पर बेआवाज फट जाते हैं। ये भारी गैस बम फटने की जगह पर खासे रकबे में आम मौसमी हालात में 10-12 मिनट तक इतनी मिकदार में मौजूद रहती है कि उसमें से गुजरने पर आदमी बेहोश हो जाता है। उसके अलावा एलन को जेर करने की कोई सूरत नहीं है। फिर तो सुल्तान शाह भी बेहोश हो जाएगा। इम्कान यही है, लेकिन उसे इतनी मोहलत मिल जाएगी कि गाड़ी रोक सके। किसी हादसे का डर नहीं है। एलन के हाथ पैर बांध कर दूसरी गाड़ी तुम ड्राइव कर लेना। और ये बेहोशी कितनी देर कायम रहेगी? ज्यादा से ज्यादा आध घंटा। हो सकता है कि वो इससे पहले होश में आ जाए। फिर कैबिन में सिर्फ रेडियो से उभरने वाली मौसीकी की धीमी धीमी आवाज बाकी रहेगी। का फासला मुनासिब है। वीरा ने अकबनुमा आईने में देखते हुए कहा। मैंने गर्दन घुमाकर पिछली गाड़ी का जायजा लिया और अपनी समत का शीशा उतार कर 2 गेंदें एक साथ पीछे उछालती। धुएं के बेआवाज बम फेंकने के बाद मैं पीछे का जायजा लेने के लिए दोबारा वापस मुड़ा, लेकिन वहां फिजा साफ थी। सुल्तान शाह की कार के हेडलैम्प की रोशनी में कहीं कोई कसीफ गुबार नजर नहीं आ रहा था। मेरे देखते देखते सुल्तान शाह की कार सड़क पर लहराई और फिर यक बजा उसकी रफ्तार कम होते होते सिफर रह गई। उसके हेडलैम्प से बदसूर रोशन थे। वीरा ने अपनी कार रोककर तेजी से रिवर्स की और पिछली कार के करीब ले गई। खुदा का शुक्र है, नीचे उतरते ही मैं सुल्तान शाह की आवाज सुनकर हैरान रह गया। मुझे तशवीश होने लगी थी कि तुम लोग कहाँ रह गए हो, लेकिन तुम हमसे आगे कैसे पहुंच गए? ये बताओ कि तुम होश में कैसे हो? वीरा ने नीचे आकर ताहिर रमेश लहजा में सवाल किया। मैंने सोचा एक वक्त में तुम्हारे लिए एक ही बेहोश काफी होगा। वो हंसते हुए बोला, दरअसल ये उल्लू का चरखा मेरी तरफ मुतवज्जा था और मैं सामने देख रहा था। मैंने अपनी गाड़ी की रोशनी में तुम्हारी कार से गेंद गिरते देख कर ही खतरा भांप लिया था। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि अगली कार में तुम लोग होगे। फिर यूं ही नतनू से नमानूस सी मीठी मीठी बूट कराई। मैंने सांस रोक लिया। चंद सानियों बाद वो बूट साफ हुई तो दोबारा सांस लेने लगा। फिर तुम्हारी कार क्यों लहराई थी? वीरा ने पूछा। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे उसे सुल्तान शाह की वजाहत पर पूरी तरह यकीन नहीं आ सका। इस गोरे को कुछ अंदाजा ही ना हो सका और वो गहरे गहरे सांस लेता अचानक किसी लाश की तरह मेरे ऊपर आ रहा था। उसने अपने हाथों में दबे हुए पिस्तौल का सर्टिफिकेट चढ़ाते हुए कहा। गाड़ी रोककर उसे वापस उसकी सीट में ठोस रहा था कि तुम्हारी कार रुककर पीछे आती नजर आई और मैं पिस्तौल संभाल कर मुकाबले के लिए तैयार हो गया। उस युद्ध में वीरा सुल्तान शाह वाली कार की पैसेंजर सीट के करीब पहुंच चुकी थी। मेरा अंदाजा दुरुस्त था, ये एलन बरेज ही है। उसकी मुसरत अमेज आवाज सुनाई थी और मुझे खुशी है कि ये बुरी तरह जख्मी है। इसका बायां शाना और पूरी आस्तीन खून में तर है। बेहोश शिकार का जायजा लेकर उसने केबल लाइट बुझा दी। पहले मेरा इरादा इस तरह सुल्तान शाह की कार में मुंतकिल होने का था ताकि एलन होश में आकर उसके लिए दुश्वारियां पैदा न कर सके, लेकिन आखिरी लम्हे पर मैंने अपना इरादा तब्दील कर दिया। अगर एलन रास्ते में होश में आ जाता तो उससे वीरा की मौजूदगी में बाजपुर ज्यादा सूदमंद साबित हो सकती थी। लिहाजा उसके साइलेंसर लगे हुए पिस्तौल पर कब्जा करने के बाद मैंने सुल्तान शाह की मदद से उसे वीरा की कार की अकबी नशिस्त पर डाल दिया और डिक्की से रस्सी के चंद मजबूत टुकड़े लेकर उसके बराबर में बैठ गया। वो सारी कार्रवाई किसी मुदाखलत के बगैर नहायत सुकून के साथ मुकम्मल हुई और हम एक बार फिर पुरानी तरतीब के साथ लंदन की तरफ रवाना हो गए। एलन ब्रेज के हाथ पैर बांधने के बाद मैंने उसकी जेबों से भरा हुआ फाजिल मैगजीन गोलियों की एक थैली समेत निकाल लिया और फिर चलती कार में अगली नशिस्त पर वीरा के पैरों में पहुंच गया। कोई होश में लाने वाली गेंद हो तो अब वो भी दे दो मुझे। फिक्र ना करो, ये जल्दी होश में आ जाएगा। वो तसल्ली अमेज लहजे में बोली। मैं वैसे भी वापसी के लिए लंबा रास्ता इख्तियार करूंगी ताकि इसका मामला रास्ते ही में निपट जाए। कहीं पुलिस पार्टी टकरा गई तो ये बेहोश कैदी हम तीनों को लिए डूबेगा। फिक्र ना करो, ये पाकिस्तान नहीं है। यहाँ पुलिस बिला जवाब शरीफ शहरियों को रोककर हरासा नहीं करती। मैं फौरी तौर पर कुछ न बोल सका। मेरे ज़हन में वो खबरें उभर आईं जो पुलिस की आम कारकर्दगी से मुतल्लिक थी। पुरनूर बस्तियों में गुनाहों के जजीरों और काबाखानों से बा मुआवजा चचमपोशी इख्तियार करने वाले अफसरों और एहलकारों ने 12 शादीशुदा जोड़ों को आवारगी के जुर्म में जिंदान की सैर करवाई थी और निकाहनामे के बगैर उन दुखियारों की गुलखलासी की कभी कोई सूरत नहीं बन सकी थी। मुजरमों के बदले बेगुनाहों को उल्टा लटकाकर जूते के जोर पर नकरदा गुनाहों का इकबाली बयान लेने के वाकयात भी इक्का दुक्का ही थे और वहां पुलिस की मोहतात रवि का यह आलम था कि शरीफ शहरियों की आज़ादी की आड़ में वीरा जैसी मुजरमा भी पनाह की उम्मीद रखती थी। अगरज़ादा के बारे में फिक्रमंद हूँ। तुम्हारा रेडियो भी उस वारदात के बारे में अभी तक खामोश है और मुझे हैरत है कि मैं इस हाल को कैसे पहुंचा। पता नहीं तुम दो किस मिट्टी के बने हुए हो। और मुझे हैरत है कि मैं उसके बोलने से कबल ही रेडियो से मौसीकी थम गई और अनाउंसर एक अहम खबर नशर करने लगा। चंद रोज कबल एक्सक्यूज आर में दोपहर के खाने के वक्फे के दौरान जिबा कर दिए जाने वाले वहां के बारटेंडर जैकब के मकान में, जो अमूमन वहरान पड़ा रहता था,
एक होलनाक धमाका हुआ जो आतिशगीर मादों के माहिरीन के इब्तदाई अंदाजों के मुताबिक ट्राई नाइट्रोटोलियन या बारूद का था, जो डायनामाइट की शक्ल में बरामदे के किसी हिस्से में पोशीदा था। धमाके से इमारत का अगला हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही थी। उस असना में उस एक मंजिला मकान के मलबे से 5 सफेद फाम मर्दों की मशकशुदा लाशें और एक बेहोश जख्मी को निकाला गया था। बज़ाहिर वो पांचों बराह रास्त बारूदी धमाके की जद में आए थे, जिसके नतीजे में उनके बाज अज़ा उड़ गए थे। उस मकान के करीब घास के मैदान में एक स्याह कार खड़ी हुई मिली थी, जिसका कोई दावेदार नहीं मिल सका। पुलिस का ख्याल था कार का ताल्लुक मरने वालों और जख्मी से था। जख्मी को तिब्बी इमदाद दी जा रही थी। उसके होश में आने पर अहम इंकशाफात की तवक्का थी। नशरिये के इख्तिताम पर शहरियों से उस मामले में पुलिस की मदद की अपील की गई थी। खसूसी बुलेटिन के बाद ही सिरे के इलाके में संगीन जराइम की शरह और उनके सद्देबाब पर एक प्रोग्राम का आगाज हो गया और मैंने रेडियो ऑफ कर दिया। मेरा अंदाजा दुरुस्त से निकला। वीरा एक गहरा सांस लेकर बोली, पूरी खबर में गजाला के बारे में कोई मुबहम सा इशारा भी नहीं है। एलन बरेज का नाम भी नहीं लिया गया। मैंने कहा, खुदा करे कि गजाला भी किसी न किसी तरह उस इलाके से निकलने में कामयाब हो ही गई हो। रेडियो से मैंने जो कुछ सुना वो मेरे लिए तवक्कात से कहीं ज्यादा संगीन था। 5 लाशों के साथ एक जख्मी कैदी और एलन बरेज को शामिल करके वही तादाद बनती थी जो दाऊद के बयान का मुताबिक जैकब के मकान पर धावा बोलने वालों की थी। अगर वो सब गजाला ही की किसी तदबीर के नतीजे में हलाक और जख्मी हुए थे तो गजाला की सलाहियतें काबिल रश्क थी। जैकब के मकान में तनहा पनाहगुज़ी थी। वहां जाने वालों ने गजाला की इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनने से कबल उसे 4 दीवारी से बाहर निकालने या खुद अंदर घुसने की हर मुमकिन कोशिश की होगी, जिसमें वो बुरी तरह नाकाम रहे। और गजाला ने चालाकी से काम लेते हुए उन सबको एक जगह जमा होने पर मजबूर करके उन पर धमाका खेज आतिशगीर मादा फेंका या पहले से पोशीदा किसी डायनामाइट के इग्निशन सिस्टम को महफूज फासले से ऑन करके उन्हें अपने लहू में नहलाने पर मजबूर कर दिया। जाए वारदात से फरार होने वाली तादाद 2 थे, जिनमें से एक सालिम और दूसरा मजलूम था और दोनों बज़ाहिर पुलिस या कानून की दस्तरस से बाहर निकल चुके थे। मगर तकदीर अटल होती है। हवस और बर्बरियत का पुजारी जख्मी हालत में इत्तफाकी तौर पर हमारे हाथ आ चुका था और गजाला को रात के घूर अंधेरे ने पनाह फराम कर दी थी। हालात जिस रुख पर जा रहे थे उसके बिना पर उम्मीद यही थी कि पुलिस पूरी तनदेही के साथ सोरिया की तलाश की मुहिम में मसरूफ रहेगी और गजाला को एक बार फिर किसी महफूज ठिकाने तक पहुंचने की मोहलत मिल जाएगी। किस कदर पूरा एतमाद था दाऊद अपने आदमियों के बारे में। वीरा जहरीले लेजम बोली, अब वो सारी रात बैठा उनका इंतजार ही करता रहेगा। क्या वो रेडियो सुनने का आदी नहीं है? मैंने सादगी से दरियाफ्त किया। अंधेरे में वो मुझे घूर करेगी, इसलिए मैं मुझे दाऊद की धमकी याद आ गई। तो उसने ऑपरेटर्स पर गुफ्तगू करते हुए हमें नहत्ता होकर रात 10 बजे टावर हिल ट्यूब स्टेशन के बाहर पड़ी हुई 24 बेंचों पर पहुंचने का हुक्म दिया था। हुक्म अदौली की सूरत में जिन बदतरीन नताइज की धमकी थी की थी उनमें गजाला के साथ बदसलूकी का पैगाम पिन्हा था। अगर उस रात गजाला एलन बरेज या उसके आदमियों के हाथ लग गई होती तो मेरी बाजी खत्म हो जाती और मुझे गजाला की खातिर खुद को बेवजही के आलम में दाऊद के भेजे हुए 3रे दर्जे के मकामी गुंडों के हवाले करना पड़ जाता। उस बारे में वो इतना पुरयकीन था कि उसने हमारे सिरे रवानगी को वक्त और पेट्रोल की बर्बादी करार दिया था। शायद उसे तवक्का थी कि हमारे सिरे पहुंचने से पहले ही वहां खेल खत्म हो चुका होगा और उसके आदमी गजाला को अपना कैदी बनाकर लंदन की शहरी हदूद में दाखिल हो चुके होंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है, वो 10 बजे टावर हिल स्टेशन पर आएगा? मैंने वीरा से पूछा। रेडियो सुनने के बाद भी दौड़ आया तो उससे बड़ा अहमक कोई ना होगा। वो चले कटे लहजे में बोली। मैं हंस पड़ा। मिर्चे ना चुबाओ, अब मैं संजीदा हूँ। मैं भी संजीदा हूँ। वो बदस्तूर उसी लहजे में बोली। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐसे काम वो खुद नहीं करता, अपने गुर्गों को दौड़ाने का आदी है, यानी कोई ना कोई जरूर पहुंचेगा। मैंने उसे मनाने के लिए ताइद तलब लहजे में सवाल किया। इम्कान यही है। वो आखिरी नतीजा सामने आने तक अपने फैसलों पर कायम रहता है और पूरे इख्तियार के साथ उस पर अमल भी कराता है। उसका लहजा कदरे मुसालिहाना हो गया। आखिर तुम कहना क्या चाह रहे हो? क्यों ना वहां भी छापा मारा जाए? मैं बिला वजह यह खतरा मोल नहीं लूंगी। हमारा वार कारगर रहा तो उसका कोई मामूली आदमी मारा जाएगा। हमसे चूक हुई तो उसे बहुत बड़ी कामयाबी हासिल होगी जिसका इम्कान ज्यादा है। हमें तो अहमको की तरह एक 24 बेंच पर बैठकर महज इंतजार ही करना है। उसके आदमी किसी भी समत से आ सकते हैं। हो सकता है कि वो तादाद में कहीं हो और हम उनसे मुकाबला ही न कर सकें। वो हमें चूहों की तरह घेर लेंगे। मैं उसे एलन बरेज के हशर से आगाह करके बस ये चेताना चाहता हूँ कि हमारे सामने बिल्कुल बेबस है। उसके वसाइल हमारा रास्ता नहीं रोक सकते। बड़ी आसान तरकीब है ये चेताने की। एलन बरेज के कॉलर से एक रुक्का बांध दो। टावर हिल स्टेशन के लिए 7वां इंजन और बाज पुरुष के बाद एलन की लाश किसी कूड़ा घर में फेंक कर ट्रांसमीटर पर दाऊद को आगाह कर देना कि एलन वहां बेचैनी के साथ उसका मुंतजिर है। तुम्हारी यह तजवीज़ माकूल है? मैंने उसे इत्तफाक करते हुए कहा। ये तो बताओ, क्या तुमने एलन को हलाक करने का फैसला कर लिया?
ये शी में किसी भी वक्त हमारे खिलाफ एक अहम गवाह बन सकता है। वो खुश्क लहज़े बोली। फिर वो लोग खुद अपने आदमियों को काचर मूली से ज्यादा नहीं समझते। तुम मेरी पेशगोई लिख कर रख लो कि जैकब के मकान से जख्मी हालत में गिरफ्तार किए जाने वाला होश में आकर बयान देने से पहले ही मार डाला जाएगा, और अगर उसने होश में आकर पुलिस के सामने एलन ब्रेस का नाम ले लिया तो दाऊद खुद ही एलन को भी मरवा देगा। ये लोग अपना इक़्तिदार इंसानी लाशों के सहारे कायम रखते हैं, फिर क्यों ना पहल का फायदा हम खुद ही उठाएं। तुम तो इस तरह बात कर रही हो जैसे दाऊद सदा से यही रह रहा है। उसे यहाँ शी का बेअमल मेहमान न समझो, वो उसकी मकारी थी। वो बोली, यहाँ भी उसे वही मराहत हासिल है जो पाकिस्तान में थी। मकामी बड़ों के मशवरे से वो अपने फैसले नाफज भी कर सकता है। हो सकता है कि मौजूदा मखसूस सूरत हाल में हमारी बेखुनी के लिए खासी नफरी बराह रास्त उसकी तहवील में दे दी गई हो। मैं एलन की लाश के साथ अपनी या तुम्हारी कोई तहरीर छोड़ने के हक में नहीं हूँ। मैंने सोचते हुए कहा, उसे अब जल्द ही होश में आना चाहिए। पीछे जाकर हिलाने जुलाने की कोशिश करो तो शायद जल्दी आंखें खोल दे, उसने कहा, और मैं उसके मशवरे पर अमल करते हुए अकबी निशिस्त पर चला गया। थोड़ी देर बाद मेरी कोशिश बार आवर हुई और एलन ने मुंह ही मुंह में पुड़बड़ाते हुए आंखें खोली और सीट पर सीधे होने की कोशिश करने लगा। बेदस्तोपा होने की वजह से उसे सूरत हाल को समझने में देर नहीं लगी। उसने घुराते हुए मुझसे मेरी असलियत के बारे में सवाल किया था। दोस्तों में होते तो तुम इस हाल को ना पहुंचे होते। मैंने कहा, चाहते क्या हो मुझसे? उसकी आवाज दबंग थी। मुझे हैरत थी कि उसकी आवाज में बाएं बाजू के जख्म की तकलीफ का कोई असर नहीं था। जहां और जिस काम से गए थे उसके बारे में बिला कमुकास सब कुछ बताते चला जाओ। उससे आगे पीछे हमें कोई गर्ज नहीं। शायद तुम्हें इल्म नहीं कि तुम बेखबरी में किससे उलझ बैठे हो। ये मामला बहुत संगीन है। हो सकता है कि जिसारत तुम्हें महंगी पड़ जाए। मेरा मशवरा मानो तो मेरे हाथ पैर खोल कर मुझे यहीं उतार दो। मैं वादा करता हूँ कि अपने खूनखार साथियों को तुम्हारी मुदाखलत के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। अगर उन्हें तुम्हारे बारे में भनक में मिल गई तो वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस नरमी से बात मत करो, ये सीधी तरह जुबान खोलने वालों में से नहीं है। वीरा ने सर्द लहजे में अंग्रेजी में कहा और वो वीरा की आवाज सुनते ही मुस्तरिब हो गया। ओह, क्या यह मादाम वीरा की आवाज थी? उसने तजस्सुस अमेज लहजे में सवाल किया। गनीमत है कि तुमने आवाज से पहचान लिया, लिहाजा अब जो कुछ पूछा जा रहा है उसका जवाब देते जाओ, वरना मैं बिला वजह अपना वक्त बर्बाद करने की आदी नहीं हूँ। वीरा ने दुरुस्त लहजे में कहा, मैं ये समझने का कासिर हूँ कि मुझे इस तरह क्यों बांधा गया है। कोई एहतजाज अमेज लहजे में बोला, मादाम को इल्म होना चाहिए कि मुझे जो हुक्म दिया गया था मैं उसकी तमील कर रहा था। जो कुछ तुम करने वाले थे वो शायद शी के मफादात के खिलाफ था। वीरा की सर्द आवाज गूंजी। मफादात के खिलाफ? उसकी आवाज में तहय्युर अमेज एहतजाज था। ये तुम क्या कह रही हो मादाम? मुझे मिस्टर एक्स ने इस काम पर मामूर किया था। अगर उससे कोताही हुई है तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। बड़ों के गलत फैसले का आताब नीचे वालों पर टालना सरासर ज्यादती है। उसकी गुफ्तगू से जाहिर हो रहा था कि वो उस वक्त भी वीरा को तंजीम के बड़ों में शुमार कर रहा था। उसे इल्म नहीं था कि पिछली रात वीरा ने खुलकर बागियाना रविश अपना ली थी।